चलो अब ध्यान दो। क्लास 12 का हम लोगों ने 2 चैप्टर खत्म कर लिया है। पहला चैप्टर कौन सा था? इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड। दूसरा कल हम लोगों ने पढ़ा था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आज थर्ड चैप्टर है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। ये अपने आप में एक बड़ा चैप्टर है। जो बच्चे क्लास 12 में पढ़े होंगे या रिपीटर के बच्चे होंगे, इसको पढ़ाने में कम से कम 15-20 दिन लग जाता है क्लास में, अगर लेक्चर 1.5 घंटे का हो तो। लेकिन आपको 1 घंटा में क्या करवाया जाएगा? पूरा चैप्टर का रिवीजन और क्वेश्चन। तो इसलिए ध्यान से सुनना है। मैं किसी से कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ, ठीक है? तो सुनो ध्यान से। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का आपको ऐसा यूनिट पता है सबको, क्या होता है? एम्पियर। अब आपसे पूछा जाएगा कि करंट जो है स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी। तो आप लोग अच्छे से जानते हो कि करंट के पास डायरेक्शन रहते हुए भी ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं करता है। करंट का फॉर्मूला क्या होता है? करंट निकालने का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन में टाइम। अगर एवरेज करंट की बात करेगा तो आई एवरेज बराबर हो जाएगा डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। अगर इंस्टेंटेनियस करंट की बात करें तो इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा डी क्यू अपॉन में डी टी, यानी क्यू दिया रहेगा और किसी टाइम पे इंस्टेंटेनियस करंट बताओ तो आपको डिफरेंशिएशन करके इंस्टेंटेनियस करंट निकालने आना चाहिए, ठीक है? अब ये यहाँ पर स्लोप है क्यू वर्सेस इंस्टेंटेनियस का, तो ये स्लोप क्या होगा? स्लोप आपको क्या दे देगा? करंट दे देगा। ये आपका एरिया है ये करंट वर्सेस टाइम का, तो ये जो आपका एरिया होगा वही क्या दे देगा? चार्ज कितना होगा वो देगा, ठीक है? नेक्स्ट अगर आते हैं तो आपका ये फ्री इलेक्ट्रॉन का कंसेप्ट है। तो कोई किसी भी मेटल्स में आपका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रैंडमली मूव करता है। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, रैंडमली मूव करेगा। तो आप लोग जानते हो रूम टेम्परेचर पे काइनेटिक एनर्जी कितना होता है? 3/2 kT। आप लोगों ने केटीजी चैप्टर में ये पढ़ा था, है ना? तो हाफ mv² अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो लगभग इसका रूम टेम्परेचर पे इसका एनर्जी होता है 10⁻⁻21 जूल। ये आपका लेमडा वेवलेंथ है 10 एंगस्ट्रॉन और पाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम है। तो रिलैक्सेशन टाइम 10⁻⁻14 सेकेंड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन में है तो एवरेज वेलोसिटी उसका 0 के बराबर होगा। तो उसमें नेट करंट भी क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि करंट को फ्लो करवाने के लिए चार्ज को एक डायरेक्शन में फ्लो करना होता है। यहाँ रैंडमली फ्लो कर रहा है तो इसलिए आई नेट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको क्या किया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट आएगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहता है कि अगर मान लो कि ये कोई क्रिस्टल है, इसमें आपने क्या किया? एक्सटर्नल सप्लाई दे दिया। तो एक्सटर्नल सप्लाई देने से इलेक्ट्रॉन को एक पाथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? फ्लो करने लगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का लगभग वैल्यू होता है 10⁻⁻4 मीटर पर सेकेंड। ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगा? -e अपॉन में टाउ। अब ई क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। टाउ है आपका रिलैक्सेशन टाइम और एम है आपका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक ही जगह मैंने क्या रख दिया? एक ही जगह यही वैल्यू रखा है -e/m। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ये फॉर्मूला आप याद रखोगे। नेक्स्ट है आपका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है वो है। तो इसका शॉर्ट फॉर्मूला याद रखना, I बराबर वीना होता है। I बराबर क्या होता है? वीना, यानी VE NA। तो यहाँ पर इस फॉर्म में लिखा हुआ है NaVDE। तो सबका मतलब पता होना चाहिए। N आपका क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो अगर यहाँ से मोबिलिटी, इस पे क्वेश्चन पूछ रखा है नीट में, तो मोबिलिटी बराबर होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको फर्दर आगे ले जाओगे तो E टाउ अपॉन में N। तो एक बार तो एग्जाम में ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड दे के ही पूछ लिया था कि मोबिलिटी क्या होगा। तो आपको VD अपॉन में E याद होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट अगर आओगे तो करंट डेंसिटी का कंसेप्ट आता है। तो डेंसिटी क्या होता है? मास अपॉन में वॉल्यूम। तो यहाँ पर अगर करंट डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर इसको J से डिनोट करेंगे और करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये पता होना चाहिए। यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर करंट डेंसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा I अपॉन में A। अगर एरिया बढ़ाओगे तो करंट डेंसिटी क्या होगा? कम होगा। अगर मैं इसको दूसरे फॉर्म में बोलूँ तो J बराबर होता है सिग्मा E। सिग्मा आपका क्या होता है? कंडक्टिविटी। और कंडक्टिविटी किसके बराबर होता है? 1/ρ के। रो का मतलब यहाँ क्या है? रजिस्टिविटी। तो कंडक्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? रजिस्टिविटी, या रजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल क्या होता है? कंडक्टिविटी। ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ से ये समझो कि मान लो कि ये कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो यहाँ पर करंट जो होगा 1, 2, 3 पॉइंट पे करंट सेम होगा। तो यहाँ पर यही दे रखा है कि अगर सब बराबर है तो E1 बराबर E2 बराबर E3, J1 बराबर J2 बराबर J3 होगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया है तो इसमें करंट बराबर होगा, लेकिन जहाँ
जहां एरिया कम होगा वहां करंट डेंसिटी ज्यादा होगा, क्योंकि रिलेशन क्या है आप देख रहे हो, J इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A के। तो यहाँ एरिया कम यानी 1 पॉइंट पे करंट डेंसिटी क्या हो जाएगा, ज्यादा आ जाएगा। उसके बाद सबसे कम किस पे होगा करंट डेंसिटी, 3 पॉइंट पे। तो इससे भी न्यूमेरिकल पूछ रखा है आपके नीट एग्जाम में, तो ये सब दे रखा है, लेकिन करंट सब पॉइंट पे क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब इसके बाद आओगे तो ओम्स लॉ आता है। ओम्स लॉ सबको पता है। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ कहता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, अब करंट के बराबर होगा। तो यहाँ पर V बराबर क्या हो जाएगा, IR। तो V वो आप लोग जानते हैं वोल्टेज होता है, उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट। और I क्या है, करंट, इसका यूनिट क्या होता है, एम्पियर। यहाँ पर R ही क्या है, रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होगा, ओम होगा, ठीक है। ये बार बार परेशान कर रहा है मेरे को, ठीक है। अब यहाँ पर वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ दे रखा है। तो आप लोग जानते हो कि टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है। कंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस बढ़ता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम होता है। तो यहाँ पर अगर कहेगा कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है, तो यहाँ पर T1 की वैल्यू क्या है, मतलब स्लोप जिसका ज्यादा वो वाला ज्यादा, तो T1 पे क्या होगा, रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा होगा T2 की अपेक्षा। तो यहाँ पर कहेगा कि T1 पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या T2 पे। तो मान लो रेजिस्टेंस R1 है और रेजिस्टेंस R2 है, तो यहाँ पर R1 जो ग्रेटर देन होगा R2 के। अब आपका जो रजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो L बाई A। इस पे भी क्वेश्चन पूछता है नेट में। तो R इक्वल टू रो L बाई A है। तो आपका रो क्या है, रजिस्टिविटी पीछे ही बता दिया था, L लेंथ ऑफ कंडक्टर है और A आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा मटेरियल यानी यहाँ पर टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, और डायमेंशन लेंथ और एरिया पे डिपेंड करेगा। लेकिन याद रखना रजिस्टिविटी जो होता है वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। तो इससे भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे बना के पूछ सकता है। अगर यूनिट की बात करें तो किसकी यूनिट है, देखो रेजिस्टेंस का यूनिट जानते हैं कि आप ओम होता है, लेकिन अगर रजिस्टिविटी की यूनिट की बात करें तो ओम मीटर होता है। ये यूनिट भी आपको पता होना चाहिए। अब रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करता है, तो वही दे रखा है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कैसा मटेरियल है। मान लो कॉपर है तो कॉपर का रजिस्टिविटी कुछ और होगा, एल्युमिनियम है तो एल्युमिनियम का रजिस्टिविटी कुछ और होगा। तो हर एक मटेरियल का रजिस्टिविटी अलग अलग होता है। नेक्स्ट अगर आते हैं तो ये है डिपेंडेंस ऑफ R ऑन डायमेंशन, यानी रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करेगा। तो R बराबर फॉर्मूला क्या है, रो L बाई A। तो देखो यहाँ पर A एरिया का मतलब क्या हो जाएगा, बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस इंटू हाइट से मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका एरिया आ जाएगा। मतलब ये कहाँ से पूछा है उस वाला एरिया लेना है। जैसे यहाँ LB होगा तो LB ले लोगे, और यहाँ LH होगा तो LH ले लोगे। यहाँ पर ज्योमेट्रिकल डायग्राम आज तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन समझ लो है क्या, ठीक है। यहाँ पर इफेक्टिव बिटवीन A एंड B, A और B के बीच में आपसे कहेगा कि R इफेक्टिव क्या होगा, रेजिस्टेंस इफेक्टिव क्या होगा। तो RA के बारे में दे रखा होगा, RA पर लेना, पर यूनिट लेंथ है, ये दिया रहेगा क्वेश्चन में। AB है यहाँ पर θ1 θ2 अपॉन में θ1 प्लस θ2, ये छोटा वाला एंगल और ये बड़ा वाला एंगल दिया रहेगा। A आपका रेडियस है, तो कहीं ऐसा क्वेश्चन फ्रेम कर दिया, एंगल दे दिया, रेडियस दे दिया और पर यूनिट लेंथ दे दिया, तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए R इफेक्टिव का। ऐसे ही अगर यहाँ पर R इफेक्टिव का फॉर्मूला अगर पेरीमीटर के टर्म में बोलेगा तो R अपॉन में 2 पाई θ1 θ2 अपॉन में θ1 प्लस θ2, एक बार आप देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वही जो समझाया था, अगर इस तरह का डायग्राम हो तो यहाँ पर रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, रो L, रो का मतलब डेंसिटी, L का मतलब लेंथ, पाई AB, ठीक है। ये सब चीज आपको एग्जाम में दिया रहेगा। नेक्स्ट है आपका जो मैंने हाँ यहाँ पर देखो की पॉइंट क्या है, एक आपका यहाँ सिग्मा 1 है, इसका सिग्मा को क्या बोला था मैंने, कंडक्टिविटी, रो का मतलब डेंसिटी, L का मतलब लेंथ और A का मतलब एरिया। और यहाँ पर इस पार्ट की बात करेगा तो इसमें सीरीज में रहेगा और पैरेलल में रहेगा, तो क्या होगा देख लेना, सीरीज में रो 1 प्लस रो 2 अपॉन में 2 कर देंगे और जस्ट इसमें आ जाएगा क्या, इसका इक्विवेलेंट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन में 2। तो एक बार देख लेना, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपका यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होता है, कटिंग एंड स्ट्रेचिंग ऑफ वायर। आपसे बोलेगा कि वायर को 10 टाइम्स स्ट्रेच कर रहे हैं, 10 टाइम्स कंप्रेस कर रहे हैं, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप लोग जानते हो रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो अगर मान लो कि लेंथ बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। तो देखो बिफोर स्ट्रेचिंग L1 लेंथ है, आफ्टर स्ट्रेचिंग मान लो लेंथ L2 हो गया, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर रेजिस्टेंस कम होगा और यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब रेजिस्टेंस स्ट्रेच और स्ट्रेचिंग के केस में देखो आप याद रखना, ये R बराबर रो L बाई A। तो यहाँ से आप जानते हो कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन कहीं भी स्ट्रेच और कंप्रेस का
का केस देगा तो वहां एल स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एल स्क्वायर और 1/a स्क्वायर हो जाएगा। अगर एरिया को अगर आप रेडियस के फॉर्म में लिखोगे तो रेडियस जानते हो पाई आर स्क्वायर होता है, तो आर की पावर 4 और डायमीटर की टर्म में डी की पावर 4 हो जाएगा। सबको रिलेट करके ये एक रिलेशन बना दिया है। अगर चेंज 5% से ज्यादा है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, R2 माइनस R1 अपॉन मतलब चेंज इन रेजिस्टेंस अपॉन में ओरिजिनल रेजिस्टेंस इनटू 100 लेंथ के फॉर्म में ये होगा तो ये हो जाएगा। अगर 5% से कम है, मान लो 2% है, 1% है, तो इसमें हम लोग एरर एनालिसिस से सॉल्व करेंगे। तो इस दोनों पे मैं क्वेश्चन लाया हूं, अभी क्वेश्चन करवाऊंगा तो समझ जाओगे कि ये कहा क्या रहा था। ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है नीट में, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस में RT बराबर क्या हो जाएगा, R0 ब्रैकेट में 1 प्लस अल्फा टी। R0 आपका क्या है, R0 आपका रेजिस्टेंस होगा 0 डिग्री C पे, मेटल्स के लिए अल्फा पॉजिटिव होगा, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। 2020 में ये ग्राफ पूछा था कि ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ याद रखना ये रहेगा। अगर सेमीकंडक्टर का केस है तो ग्राफ क्या होगा, कम, यानी यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, और यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर अल्फा की वैल्यू पूछेगा, तो जब इस इक्वेशन को एडजस्ट करोगे तो अल्फा निकल के आता है डेल्टा आर अपॉन में आर डेल्टा टी। अगर इक्विवेलेंट टेम्परेचर कोफिशिएंट की बात करेगा, सीरीज में रहेगा तो सीरीज में अल्फा R1 प्लस अल्फा R2 अपॉन में R1 प्लस R2 कर दोगे। R1 बराबर R2 है, उस केस में अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन में 2 कर दोगे। पैरेलल के केस में क्या हो जाएगा, अल्फा 1 अपॉन में R1 प्लस अल्फा 2 अपॉन में R2, 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। R1 R2 बराबर है तो अल्फा इसमें भी अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अपॉन में 2 हो जाएगा। जस्ट लाइक जो सेल का कॉम्बिनेशन है वही है, सेल में भी अभी यही पढ़ोगे। नेक्स्ट है आपका ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस। तो कल हम लोग कैपेसिटर का ग्रुपिंग पढ़े थे, आज रेजिस्टेंस का पढ़ेंगे, तो जस्ट उसका उल्टा कर देना। यहाँ पर सीरीज कॉम्बिनेशन में, वहां सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करते थे, 1/, करते थे, यहाँ सिंपल ऐड कर दोगे, यानी जहां कैपेसिटर में पैरेलल वाला केस था यहाँ सीरीज वाला आ जाएगा। तो RS निकालने के लिए क्या करोगे, सबको जोड़ दोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट RN। बस इसमें याद क्या रखना है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है इसमें क्या सेम रहेगा, इसमें वोल्टेज अलग अलग रहेगा और करंट क्या रहेगा, सेम रहेगा, ये आपको पता होगा। अगर मैं RS की बात करूं, अगर सारा रेजिस्टेंस इक्वल हो जाता है तो जितना रेजिस्टेंस दिया होगा उसमें N इंटू R कर दोगे, यानी उस रेजिस्टेंस की वैल्यू और कितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई करोगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या करोगे, 1/RT बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ये सबको पता होगा। और जिसको पता नहीं होगा समझो कि वो क्लास में सीरियसली पढ़ता ही नहीं होगा। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन तो आपको पता होना चाहिए। अगर रेजिस्टेंस इक्वल हो गया, अगर मान लो सारे रेजिस्टेंस इक्वल है तो क्या करेंगे, इसमें N से डिवाइड कर देंगे, दो रेजिस्टेंस के लिए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अपॉन में दोनों को प्लस करके निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज याद रखना, अगर शॉर्टकट पैरेलल वाला R1 R2 R1 यहाँ दे रखा है R1 R2। अब यहाँ से एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि अगर सीरीज में है तो सीरीज में इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है और पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या होता है, कम हो जाता है। मान लो कि देगा R1 बराबर 5 ओम और R2 बराबर मान लो दे दिया 2 ओम, तो जो R इक्विवेलेंट अगर सीरीज में निकालोगे, सीरीज की बात कर रहा हूं, तो कितना हो जाएगा, 5 और 2 7। अगर पैरेलल में निकालोगे तो R इक्विवेलेंट यानी R1 R2 से छोटा आएगा, ये कंसेप्ट याद रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट है आपका करंट एंड वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, अगर वोल्टेज कांस्टेंट है, वोल्टेज किसमें कांस्टेंट होगा, वोल्टेज पैरेलल कॉम्बिनेशन में कांस्टेंट होगा। तो देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो I इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/R होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है तो मान लो ऐसा सर्किट बना के कहेगा I1 बताओ कितना जा रहा है, तो टोटल करंट आपको पता होगा, तो क्या करोगे, I1 बराबर टोटल करंट इनटू दूसरा वाला रेजिस्टेंस लेना R2 अपॉन में R1 प्लस R2। अगर करंट I2 पूछेगा तो I2 क्या करोगे, टोटल करंट इनटू R1, उल्टा R1 अपॉन में R1 प्लस R2। डायरेक्ट ऐसा सर्किट देके आपसे I1 और I2 पूछ सकता है, तो इसको आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट है आपका वोल्टेज डिवाइडर रूल। वोल्टेज डिवाइडर रूल सीरीज के लिए आता है, तो सीरीज में जानते हो वोल्टेज अलग अलग होगा। तो मान लो V1 पूछ दिया तो V1 बराबर क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज आपको दिया रहेगा, टोटल वोल्टेज इनटू जहां निकाल रहे हो वो वाला रेजिस्टेंस अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। V2 निकालना है तो V इंटू R2 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। ऐसे ही V3 निकालना है तो V इंटू R3 अपॉन में R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये स्लाइड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है करंट और वोल्टेज निकालने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आओगे तो नेक्स्ट आपका है क्रिचॉफ्स लॉ। तो क्रिचॉफ्स लॉ क्लास में पढ़े होगे। क्रिचॉफ्स का दो लॉ होता है, पहला होता है KCL, दूसरा होता है KVL। KCL का मतलब होता है क्रिचॉफ्स करंट लॉ और KVL का मतलब होता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ।
तो इसको जंक्शन रूल भी बोलते हैं, जो क्लास में बच्चे पढ़े होंगे उनको डिटेल में बताया जाता है। तो इसमें क्या होगा, एक जंक्शन दिया होगा, यहाँ से करंट इधर गया इधर गया इधर गया, तो इनकमिंग करंट आउटगोइंग करंट के बराबर हो जाएगा। तो वही चीज दिया रखा है। अगर केवीएल की बात करें तो केवीएल में समेशन ऑफ वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। इसमें क्या पूछेगा कि जो जंक्शन रूल है या केसीएल है वो किस पे बेस्ड होता है, तो वो बेस्ड होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के, और जो केवीएल होता है वो किस पे बेस्ड होता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। नीट का स्टेटमेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है कि केसीएल और केवीएल किस पे बेस्ड होता है, तो केसीएल होता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे और केवीएल होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के। ठीक है, अब ये 3D सर्किट है, ये याद करना। एक बार पूछ रखा था एग्जाम में, तो अगर एज के थ्रू बोलेगा टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट कितना होगा, तो 7R/2, फेस के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 3R/4, और बॉडी के अकॉर्डिंग पूछेगा तो 5R/6। तो ये डायरेक्ट आप रिलेशन याद रख सकते हो, ये क्यूब का केस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं तो सेल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस का कंसेप्ट आ जाता है। इस पे तो मैंने क्लास में न्यूमेरिकल भी करवाया था। तो यहाँ पर मान लो ए है, बी है, आपसे टर्मिनल वोल्टेज पूछेगा VA माइनस VB, कुछ भी दे सकता है, VA दे देगा और कहेगा इस पॉइंट पे वोल्टेज कितना होगा, तो VA माइनस VB बराबर क्या करोगे, E माइनस IR। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करेगा, मतलब KVL लगाओगे ना तो अपने आप आ जाएगा। ये KVL का ही एग्जांपल है। व्हेन करंट इज गिवन टू सेल, बस KVL लगाओगे और यहाँ पर टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से ज्यादा हो जाएगा। ये सब KVL का केस है। ये क्वेश्चन करोगे तभी ज्यादा से अच्छे से क्लियर होगा, तो बस इसको देख लेना। अब नेक्स्ट है आपका पावर डिलीवर बाय सेल ड्यूरिंग विड्रॉल ऑफ करंट। अब पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो पावर क्या होता है इलेक्ट्रिक सर्किट में, P बराबर होता है I² इंटू R। अब I क्या होगा, I अगर I बराबर होता है V अपॉन में R, तो यहाँ पर V की जगह बैटरी का EMF दिया रहेगा E, R ये स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस R प्लस R हो गया, स्क्वायर करोगे तो यहाँ पर R हो जाएगा। तो देखो यही चीज दे रखा है, मान लो ये सर्किट है, इसका पावर पूछेगा तो पावर बराबर I² R, I की वैल्यू रख दिया, E अपॉन में R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है, ये आप याद रखोगे कि कहेगा मैक्सिमम पावर कितना होगा, तो E² अपॉन में 4R होगा। किस कंडीशन पे होगा, तो जब R बराबर R होगा, यानी कैपिटल R जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर होगा। तो यहाँ R बराबर R है, तो जब इस फॉर्मूला में R बराबर R रखोगे ना तो ये आएगा Pmax E² अपॉन में 4R। ग्राफ देख लो Pmax का, ये पावर है और ये आपका क्या है, रेजिस्टेंस है। तो R बराबर R पे मैक्सिमम पावर है और मैक्सिमम पावर की वैल्यू क्या है, E² अपॉन में 4R। ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये R बराबर R इंपॉर्टेंट है, Pmax कितना होगा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आते हैं हम तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। अब हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर लिए, अब कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बारी है। तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में कुछ नहीं करना है, E इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सारे EMF को जोड़ दो। पोलैरिटी का ध्यान रखना, अगर पोलैरिटी सेम रहेगा तो जोड़ देंगे, मान लो इसका पोलैरिटी डिफरेंट कर देता तो उस केस में माइनस कर देंगे। लेकिन R इक्विवेलेंट हमेशा प्लस होता है। R इक्विवेलेंट चाहे पोलैरिटी कैसा भी हो हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। अगर करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाएगा, सिग्मा EI अपॉन में सिग्मा RI प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। जो बच्चे क्लास में पढ़े होंगे उनको पता है कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे करवाया था मैं। अब यहाँ पर पावर डिसिपेटेड इन सर्किट का फॉर्मूला P बराबर I² R। सेल की बात करेंगे तो सेल में NE और NR आ जाएगा, जैसे ऊपर था वहां पर E था R था, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेल्स ज्यादा है तो NE अपॉन में NR आ जाएगा। अब कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर R NR के बराबर होगा, तो Pmax वहां पर E²/4R था, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल ज्यादा है तो बस N से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अगर आओगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल में इसमें भी आ जाएगा, पैरेलल है तो इक्विवेलेंट कितना होगा, E1 अपॉन में R1 प्लस E2 अपॉन में R2 प्लस E3 अपॉन में R3 प्लस डॉट डॉट EN अपॉन में RN और 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3। ये सब उसी को समझ में आ रहा होगा जो रेगुलर क्लास में ये सब पढ़ा होगा, जो पहली बार देख रहा होगा उसको ऊपर से जा रहा होगा। अब यहाँ पर है आपका, अगर R इक्विवेलेंट निकालोगे तो 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2 प्लस 1 अपॉन में R3 डॉट डॉट RN। अगर इफ ऑल सेल है इक्वल EMF, तो पैरेलल में अगर इक्वल EMF है तो E इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, E के। तो ये कैसा कॉम्बिनेशन था, पैरेलल था। अब आएगा कॉम्बिनेशन ऑफ सेल यानी मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में R नेट NR अपॉन में M हो जाएगा, टोटल EMF E नेट NE के बराबर हो जाएगा, I बराबर E नेट अपॉन में R प्लस R नेट हो जाएगा। और ये
ये देखो यहाँ पर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का कंसेप्ट है, तो मैं रेगुलर क्लास में दोनों टाइप का क्वेश्चन करवा दिया था। देखो पहले यहाँ पर आओ, बताओ ऐसा क्वेश्चन करवाया था कि नहीं? आर आर दे दिया था, इन्फिनिटी तक खींचा था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व किया था, तो उसमें आर इक्विवेलेंट क्या आया था? 1 + √5/2 इंटू आर। यहाँ पर जो आर की वैल्यू होगी उसको रख देना। तो अगर डायग्राम ऐसा दिखे तो आपको ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है कि अगर ऐसा रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक खींचेगा तो 1 + √5/2 इंटू आर होता है। लेकिन अगर ऐसा है, यहाँ पर R2 यहाँ पर दे दिया और इसको इन्फिनिटी तक खींचा है, तो उस केस में देखो ये याद नहीं भी रखोगे तो चलेगा, लेकिन ये याद रखोगे कि R इक्विवेलेंट R ब्रैकेट में 1 + √3 होता है। ठीक है, तो ग्रुपिंग ऑफ सेल के बाद अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब हीटिंग इफेक्ट पर हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? तो पावर जानते हो, पावर यानी dH/dt VI। तो पावर का फॉर्मूला हो जाएगा VI। अब देखो ओम्स लॉ से V को अगर I को कन्वर्ट करोगे V/R से तो V²/R हो जाएगा। अगर V को करोगे IR तो ये I²R हो जाएगा। यानी पावर का आपको ये तीनों फॉर्मूला याद रखना है, वोल्टेज इंटू करंट V²/R इंटू I² इंटू R। तो अगर वोल्टेज और करंट दिया होगा तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो पावर आ जाएगा। अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला, करंट और रेजिस्टेंस दिया होगा तो ये फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक केटल, तो इलेक्ट्रिक केटल क्या है एक बार पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इफ द कनेक्टेड इन पैरेलल, तो पैरेलल के केस में जैसे रेजिस्टेंस था दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, दोनों को जोड़ देते थे। अगर बल्ब का केस है तो बल्ब वाला इंपॉर्टेंट है, समझ लो। बल्ब का पावर रेटेड कैसे निकालते हैं? V² रेटेड अपॉन में R। तो हमेशा रेजिस्टेंस पूछेगा, आपको बल्ब का रेटिंग दे देगा और बल्ब का रेटिंग दे के कहेगा तो उसका रेजिस्टेंस बताओ। तो रेजिस्टेंस कैसे बताओगे? वोल्टेज उस पर मेंशन रहेगा, पावर उसका मेंशन रहेगा, तो रेजिस्टेंस आसानी से निकाल लोगे V² रेटेड अपॉन में। अब देखो यहाँ पर बल्ब है, ये बल्ब किसमें कनेक्टेड है? सीरीज में कनेक्टेड है। तो देखो इसमें आपको वोल्टेज का रेटिंग और पावर का रेटिंग दिया रहेगा, इसमें भी वोल्टेज और पावर का रेटिंग दिया रहेगा। तो पावर डिसिपेटेड यानी पावर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? I²R। तो पावर डिसिपेटेड होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। यानी ब्राइटनेस की बात करें तो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा वो बल्ब क्या करेगा? ज्यादा ब्राइट करेगा। तो ज्यादा ब्राइट कौन सा करेगा? मान लो यहाँ पर दिया एग्जांपल नहीं है, लेकिन सीरीज के केस में याद रखना ब्राइटनेस उसी का ज्यादा होगा जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा है। तो बी, उसके बाद पावर डिसिपिटेशन का ये फॉर्मूला है। जैसे देखो एग्जांपल आ गया, मान लो 3 बल्ब है, 100 वाट, 200 वाट और 50 वाट। अब आपसे कहेगा कि इसमें पावर डिसिपेटेड किसका ज्यादा है? तो P1 यानी P1, ये मान लो P1 है, P2 है, P3 है। तो ब्राइटनेस किसका ज्यादा होगा? जिसका पावर कम होगा, यानी पावर जिसका कम उसका रेजिस्टेंस ज्यादा। तो वही दे रखा है B3 ग्रेटर देन B1 ग्रेटर देन B2। वैसे ही आपका बल्ब कनेक्शन इन पैरेलल है, तो बल्ब कनेक्शन इन पैरेलल होगा तो ब्राइटनेस इसमें उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो अगर मान लो कॉम्बिनेशन दे दिया पैरेलल का, सीरीज का दिया, तो दोनों पावर कैसे निकालोगे? कहेगा दो बल्ब देके कहेगा कि सीरीज में है, इसका पावर P1 है और इसका पावर P2 है। तो टोटल पावर कैसे निकालोगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, दोनों को जोड़ दोगे। लेकिन पैरेलल में होगा तो सिंपल ऐड कर लोगे। तो बल्ब का कॉम्बिनेशन देके इक्विवेलेंट पावर आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आए तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। ऐसे ये लास्ट अगले चैप्टर का पार्ट है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर समझ लो गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर टू आमीटर। इसमें बस आपको ये याद रखना है कि रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर क्या होता है? 0 होता है। रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल आमीटर क्या होता है? 0 होता है। लेकिन रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर कहेगा तो रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्ट मीटर क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। गैल्वेनोमीटर को हमेशा सर्किट में सीरीज में लगाया जाता है और वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में किस में लगाया जाता है? पैरेलल में लगाया जाता है। एक बार मेरे साथ बोलो, गैल्वेनोमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा? 0। वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होगा? इन्फिनिटी। सर्किट में गैल्वेनोमीटर को किस में लगाया जाता है? सीरीज में। और वोल्ट मीटर को किस में लगाया जाता है? बस इतना याद रखोगे तो काम हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियोमीटर। डिलेटेड था इसलिए पोटेंशियोमीटर को मैंने नहीं लगाया है। अब विविड टेस्टोन ब्रिज कल भी याद करो पढ़ा था कैपेसिटर के केस में। अब यहाँ रेजिस्टेंस के केस में है, तो रेजिस्टेंस के केस में आपको डायग्राम ये दिया रहेगा, R1 रेजिस्टेंस, R2, R3, R4। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कैपेसिटर में नहीं पूछा तो रेजिस्टेंस में पूछेगा। विविड टेस्टोन ब्रिज का कंसेप्ट हमेशा आता है नीट में। तो क्या याद रखोगे? अगर R1/R3 बराबर R2/R4 है, मतलब रेशियो बराबर है, तो पोटेंशियल Vp बराबर Vq हो जाएगा। और इस केस में गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन करेगा। 0 डिफ्लेक्शन का मतलब इस सर्किट से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। मीटर ब्रिज जो बेस्ड होता है आपका विविड टेस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल पर ही बेस्ड होता है। तो जो बच्चे रेगुलर क्लास में पढ़े होंगे उनको मैंने बताया होगा कि इस पे क्वेश्चन कैसे आता है। तो इसमें क्या
क्या पूछेगा, एक अननोन रेजिस्टेंस R दे देगा और एक्स आपका दिया रहेगा और कहेगा कि गैल्वेनोमीटर इतना सेंटीमीटर, जैसे कहेगा 60 सेंटीमीटर पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन कर रहा है, तो L की वैल्यू 60 रखोगे, नीचे 100 माइनस 60 करोगे और यहाँ से अननोन रेजिस्टेंस R की वैल्यू निकाल लोगे। तो ये था आपका चैप्टर, जो कि इसको पढ़ाने में लगता है 10 से 15 दिन, मात्र आधा घंटा में पूरा चैप्टर रिवीजन करवाया गया। अब ये आधा घंटा कब बेनिफिशियल होगा, जब आपको घर पे जाके इसको 2 घंटा पढ़ोगे, और घर पे जाके इसको देखोगे ही नहीं तो सब ऐसे ही रहेगा, नीट के एग्जाम तक ही ऐसा ही बना रहेगा। अब जल्दी